हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आइसोमेरिज्म इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने और आज उसी को पर्टिकुलरली यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर किस तरह से आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से शुरुआत की है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली 4 तरह का पाया जाता है। आयोनाइजेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, हाइड्रेशन आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर बोल भी देते हैं, सोलवेट आइसोमर भी बोल देते हैं, और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को देखेंगे तो वहाँ पे ये कुछ अलग टाइप्स हैं, लाइक चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, टोटोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। तो वो अलग 6 टाइप हैं। यहाँ पे आज उनका डिस्कशन नहीं है। आज हम इन 4 को देखेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या हैं? तो चलिए मैं 2 एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको दिखाए थे यही, लेकिन हम क्लासीफाई नहीं करके आए थे उस टाइम पे। ये मेरे पास एक कंपाउंड है और एक मेरे पास ये कंपाउंड है। आप क्लियरली दोनों एग्जाम्पल्स को देख के ये बता सकते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के आयनाइजेशन स्फीयर में डिफरेंस है। अगर आप इस कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो आपको एक कम्प्लेक्स आयन मिलता है, प्लस में एक नाइट्रेट आयन मिलता है। लेकिन अगर आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन प्लस क्लोराइड आयन मिलेगा। मतलब इन दोनों के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो आयोनाइजेशन स्फीयर का डिफरेंस है। दोनों के अंदर प्रेजेंट आयंस इन आयोनाइजेशन स्फीयर वो डिफरेंट हैं। तो इन दोनों को मैं बोलूँगा कि ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। अब सवाल पूछा जाता है, जैसे ऐसा सवाल आ गया, राइट IUPAC नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको इसका नाम नहीं लिखना, इसके आयोनाइजेशन आइसोमर यानी कि इसका नाम लिखना है। कहीं आप गलती से राइट IUPAC नेम ऑफ और फटाक से इस पे शुरू हो जाएं। उसने बोला आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस, तो आपको इसका पहले आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है, वो ये बनेगा, और फिर इसका नाम लिखना है, लाइक पेंटा अमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट 2 क्लोराइड। वो आपको लिखना आता ही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं। दूसरा देखिए, लिंकेज आइसोमर्स क्या हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, FeNH35NO2 और ये इसके ऊपर 2+ चार्ज है। और एक मैं लिख रहा हूँ FeNH35ONO और इसके ऊपर 2+ चार्ज। अब अगर आप ध्यान से दोनों में देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क है लिंकेज का। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करें तो इस Fe के साथ ये कुछ 6 लिगेंड्स दिख रहे हैं मुझे लगे हुए। ऑल द 6 आर मोनोडेंट लिगेंड्स, रादर ये एम्बिडेंट है, जहाँ पे ये NO2 ऐसा लगा हुआ होगा। बाकी सब अमोनिया है, NH3, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, एज इट इज़ ऐसे ही लगे हुए होंगे सभी जगहों पे। ये फर्स्ट केस है। जबकि दूसरे केस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको NO2 कुछ ऐसा लगा दिख रहा है, O से लिंकेज है। बाकी सब सेम है, उसमें कुछ किसी तरह का इश्यू नहीं है। ये इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट लिंकेज के पॉइंट से डिफरेंस है। यहाँ N से डोनेशन हो रहा है और यहाँ O से डोनेशन हो रहा है। तो इन दोनों को मैं बोलूँगा कि ये दोनों लिंकेज आइसोमर हैं। इसका लिंकेज आइसोमर ये है और इसका लिंकेज आइसोमर ये है। चलिए तीसरे पे देखते हैं, जहाँ मेरे पास हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेशन आइसोमर या सोलवेट आइसोमर्स कहा गया है। 2-3 एग्जांपल्स को एक साथ एनालाइज करते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है COH2O6 Cl3।
3 क्लोराइड आयंस होंगे आयनाइजेशन स्फीयर में, और कोबाल्ट के पास 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। एक इसको देखें आप, CO H2O5 Cl Cl2 डॉट वाटर। एक आप इसको देखें, CO H2O4 Cl2 Cl डॉट वाटर। तो आपको ध्यान से तीनों एग्जाम्पल को देखने पे पता चलता है कि ये दोनों हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं, जबकि ये एक एनहाइड्रस कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो तीनों का सेम मिलेगा आपको, 6 वाटर मॉलिक्यूल, 3 क्लोराइड आयंस और 1 कोबाल्ट आयन। लेकिन अगर आप देखें डिफरेंस, तो यहाँ पे वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में 1 मोल प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 मोल वाटर प्रेजेंट है हाइड्रेटेड फॉर्म में, और यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एज एन हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, बस जस्ट एज ए लिगैंड प्रेजेंट है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेशन आइसोमर और सॉल्वेट या सॉल्वेशन आइसोमर, जिसमें हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर का डिफरेंस होता है, वो 0, 1 या 2 हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके साथ इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक मेरे पास ये एक कंपाउंड है CONH36 CrCN6। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है। मैं इसका अगर नाम लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता था, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 हेक्सा सियानिडोक्रोमेट 3। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल देखिए, CrNH36 COCN6। ये एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके ये कैटायन एनायन है, और ये दूसरा पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके कैटायन एनायन है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट यहाँ क्रोमियम की चारों तरफ अमोनिया है जबकि यहाँ साइनाइड है, यहाँ कोबाल्ट के चारों तरफ साइनाइड है जबकि यहाँ पे अमोनिया है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है मेटल का, उसके अंदर डिफरेंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों को बोलूँगा मैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की कैटेगरी है। नेक्स्ट हम स्टीरियो आइसोमरिज्म का एक टाइप पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। 2 तरह के स्टीरियो आइसोमर्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस किए थे मैंने, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आप लोगों ने वहाँ पढ़ा है ऑर्गेनिक में सिस और ट्रांस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, EZ के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, सिन एंटाई के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली सिचुएशन तो आप ये स्टडी करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होगा किसी कॉम्प्लेक्स का, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होगा किसी कॉम्प्लेक्स का, तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनने की चांसेस हैं। चांसेस, बनेगा पक्का मैं नहीं कह सकता। अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है या 5 है, तो आपको उस पर ट्राई करने की ही ज़रूरत नहीं है। उनका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते दिखाई देते हैं। लाइक अगर आप सर्च करें, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसके अंदर आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाना चाहें, तो आप मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो यहाँ इस बात का सवाल ही नहीं उठना कि कोई कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो स्ट्रक्चरल बन सकता है, लिंकेज आइसोमर बन सकता है, उसके लिए मना नहीं किया गया है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पे ही फोकस कर लेता हूँ मैं सीधा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में ये किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने वाले हैं। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को स्टडी करते हैं। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और एक स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लैनर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दोबारा से पॉसिबल नहीं होगा, स्क्वायर प्लैनर में ही हो सकते हैं।
जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कॉम्प्लेक्स है NiCl4 नेगेटिव, और एक मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है NiCN4 नेगेटिव। तो अब हमें थोड़ा डाउट होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लानर है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो चलो देख लेंगे कि भाई 4 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट स्ट्रक्चर का हमें कैसा पता चलेगा कि वो स्क्वायर प्लानर है कि टेट्राहेड्रल है। तो जस्ट इस टॉपिक को ख़त्म करते ही हम लोग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे कि कैसे हमें स्ट्रक्चर्स का आइडिया लेना होता है। अभी फ़िलहाल मेरी बात को मान लीजिए कि ये टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लानर है। तो यहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का विचार ही नहीं लाना, यहाँ पे सोचना है बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा पक्का अभी भी नहीं बोल रहा, बट बनेगा कि नहीं बनेगा वो यहाँ पे हमें सोचना होगा। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों टेट्राहेड्रल में नहीं बनते जबकि स्क्वायर प्लानर में बनते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट सबसे पहले दोनों के स्ट्रक्चर को आप समझिए। ये मेटल है और ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर में 4 लिगेंड्स आने हैं मेटल के चारों तरफ। ये 4 लिगेंड्स आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब 90 डिग्री के होते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल्स हैं ये सभी। तो इस तरह का एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनता है। जबकि टेट्राहेड्रल को अगर मैं एनालाइज करूं तो ये मेटल है और उसके बाहर ये लिगेंड्स लग रहे हैं और 109 डिग्री एंगल्स रहते हैं। ये इस तरह से मैं 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 4 लिगेंड्स यहाँ पे लगा दूंगा मैं, जहाँ पे ये सभी एंगल्स 109 डिग्री हैं। मतलब आप किसी भी लिगेंड को देखें तो सभी लिगेंड्स यहाँ पे 109 डिग्री एंगल पे अटैच्ड हैं, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी लिगेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर, 90 पे अटैच्ड नहीं है। 90 पे ये 2 अटैच्ड हैं, ये वाला लिगेंड 180 पे अटैच्ड है। इस लिगेंड के विद रिस्पेक्ट ये लिगेंड 180 डिग्री पे है, ये 2 लिगेंड्स 90 पे हैं, जबकि यहाँ पे इस लिगेंड के विद रिस्पेक्ट ये सभी तीनों बचते हुए लिगेंड्स 109 डिग्री पर ही प्रेजेंट होते हैं। सही है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे चारों लिगेंड्स एक जैसे रखे हुए हूँ, लाइक जैसे ये वाला केस था, या हाइपोथेटिकली मैं कहूँ ML4 टाइप का मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, तो किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस लिगेंड के विद रिस्पेक्ट अभी 2 लिगेंड्स 90 पे हैं, एक 180 पे है। आप इसको बदल के यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, या इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ। मींस स्पेस में अगर आप रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज करना चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं क्या या स्टीरियो आइसोमर्स हैं क्या? स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होना, जो जिसके साथ जुड़ा वो उसी के साथ जुड़े, बट स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंस हो जाए। तो यहाँ पे इन तीनों के रिलेटिव अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस लिगेंड के विद रिस्पेक्ट ये तीनों लिगेंड्स क्योंकि एक जैसे हैं तो 2 90 पे और 180 पे एक, इसको इधर ले जाएं तो भी वही रहेगा, इसको इधर ले आएं तो भी वही रहेगा, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स में किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट अबाउट ML3A? मतलब एक लिगेंड A है और 3 लिगेंड्स L हैं। तो इस A के विद रिस्पेक्ट ये 2 लिगेंड्स हैं एक जैसे, ये भी वैसा ही है। अगर आप इसको इससे बदल देंगे तो भी सिचुएशन सेम रहेगी, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे Cl लगाए हुए हूँ 3, तो इस A के सामने 2 90 डिग्री पे Cl है, एक 180 डिग्री पे Cl है। अगर मैं इसको बदल के इससे एक्सचेंज कर दूं, ये Cl यहाँ, ये यहाँ, तो अब भी सिचुएशन वही है। इस A के साथ वही 2 Cl 90 पे हैं, एक 180 पे है। तो स्पेस में किसी तरह का कोई रिलेटिव अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब ये भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। स्क्वायर प्लेनर भाई सारी बातें कर रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, ML2A2। अब मेरे पास 2 A हैं और 2 Cl हैं, L हैं या Cl कुछ भी समझ लीजिए, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी ये एक सिचुएशन है जहाँ A के सामने 90 डिग्री पे A है।
अगर मैं एक्सचेंज कर दूं ए और Cl का रिलेटिव अरेंजमेंट, तो आप देख सकते हैं अब ए के 180 डिग्री पे ए है, जो पहले 90 पे था। पहले एक Cl 180 पे था, एक 90 पे था, अब दोनों ए के साथ 90 डिग्री पे हैं। तो ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा, ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा स्पेस के अंदर। मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये, जब ए और ए 180 पे हैं, Cl और Cl 180 पे हैं, और एक सिचुएशन होगा ये जब ए और ए 90 पे होंगे और Cl और Cl 90 पे होंगे। तो ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, और ये दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक जैसे 180 डिग्री पे हैं, तो उस फॉर्म को बोला गया है ट्रांसफॉर्म। और जब 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को बोला गया है सिस फॉर्म। तो इस तरह से ML2A2 वो सिस और ट्रांस दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है। ओके, एक और टाइप देखते हैं हम यहीं पे। स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं सारी। ML2AB है, वही 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। M के सामने ये 4 पोजीशंस, A और B यहाँ पे, L और L यहाँ पे। एक सिचुएशन ये है, और दूसरी सिचुएशन में कुछ ऐसे एनालाइज कर सकता हूँ, L और L यहाँ पे, A और B यहाँ पे। तो जो एक जैसे दो लिगेंड्स हैं उन पे फोकस कर लीजिए। यहाँ पे दो लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये 180 डिग्री वाला आपका सिचुएशन है, ट्रांसफॉर्म होगा। और यहाँ दोनों 90 डिग्री पे पड़े हुए हैं, तो ये आपका सिस फॉर्म होगा। तो इस तरह से ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास MLABC टाइप का कोई अरेंजमेंट है, मीन्स चारों लिगेंड्स एक जैसे हैं, तो आप यहाँ पे लेट मी राइट हियर C MLABC। अब आप जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना चाहेंगे तो आप एक एटम को होल्ड कर लीजिए और बाकियों की पोजीशंस को एक्सचेंज कीजिए। मीन्स एक बार BC को एक्सचेंज कर दीजिए, एक बार AB को एक्सचेंज कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं इस पर्टिकुलर केस में। ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट वैसा नहीं है जैसे ऑर्गेनिक में हमें बताया जाता था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो सिर्फ 2 ही बनेंगे, सिस और ट्रांस। यहाँ पे सिचुएशन डिफर कर सकती है। जैसे MLABC टाइप में आप देख रहे हैं 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 2 सिस और 1 ट्रांस। हमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना कौन सा सिस कौन सा ट्रांस और उसके क्या रूल्स हैं, वो हमारे सिलेबस से परे की कहानी है। बट बस इतना ही 1 वर्ड याद रखें कि MLABC टाइप में 2 सिस और 1 ट्रांस फॉर्म अपीयर होगा। हमारे दिमाग में सवाल आता है कि यहाँ क्या इश्यूज़ थे, यहाँ क्या प्रॉब्लम्स थी, यहाँ क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन रहा। अगर आप किसी भी एक सिचुएशन को यहाँ कंसिडर करें, लाइक AB ले लेता हूँ मैं, मतलब ML2AB टाइप का या A2 टाइप का ले लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, समझ रही हैं जस्ट हमें। तो अब मैं अगर देखूं इस A के विद रिस्पेक्ट, तो 2 L109 पे हैं, एक A109 पे है। अगर मैं किसी भी पोजीशन को एक्सचेंज करूं, यहाँ L ले जाऊं, यहाँ A ले आऊं, या यहाँ A ले जाऊं, यहाँ L ले आऊं, तो उस दौरान इस A के साथ वही एक 109 डिग्री पे A और 2 109 डिग्री पे L बने रहते हैं। मतलब स्पेस के अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट जो है A का विद रिस्पेक्ट टू द अदर लिगेंड्स, वो किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा। उसी पर्टिकुलर एंगल पे वो लिगेंड बना रहेगा, चाहे आप उसकी लोकेशन को बदलते रहें। रिजल्टिंग यहाँ टेट्राहेड्रल केस में किसी भी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आप याद रखेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। लाइक हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ NiCl2CN2। सपोज कीजिए ये हमें कहा गया है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए, या हमें कहा गया COEN ट्वाइस इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए, या हमें कहा गया CO ग्लाइसिन इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए। ये 3 क्वेश्चंस की फॉर्म में हमें दिए गए हैं और अब हमें इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें 2 बातें कंफर्म करनी होंगी। पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, और दूसरा, उनका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर को लेके अभी आपको नहीं पता हालांकि, बट चलिए मान लीजिए आपकी स्क्वायर प्लानर ही लिए हुए हैं मैंने। अभी मैं इसका
स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ, मतलब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना चाह रहा हूँ। तो ये निकल है और ये स्क्वायर प्लेनर में मैं 4 स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। 2 जगह पे Cl लगाना है मुझे, 2 जगह पे Cn लगाना है मुझे। एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसी का सेम ऐसे ही, ये Cl अपोजिट कर दिए हैं और Cn अपोजिट कर दिए हैं। तो इस तरह से ये मेरे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाते हैं इस NiCl2 Cn2 नेगेटिव के, जिसमें इस फॉर्म को मैं बोलूँगा सिस फॉर्म, क्योंकि 2 Cl या 2 Cn कोई भी देख लो वो 90 डिग्री पे पड़े हैं, जबकि इसको मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्म, क्योंकि दोनों Cl और Cn 180 डिग्री पे प्रेजेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट के साथ 2 इथिलीन डाइअमीन लगे हुए हैं, तो ये मेरे पास कोबाल्ट था और इसके साथ ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इथिलीन डाइअमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, NH2 CH2 CH2 और NH2, ये ऐसे लगा हुआ है। चिलेट कंपाउंड है NH2 CH2 CH2 और NH2, ये ऐसे बना हुआ है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है डेफिनेटली, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो डोनर तो सब एक जैसे ही हैं। इधर भी NH2 डोनर है, इधर भी NH2 डोनर है, इधर भी NH2, इधर भी NH2। रादर आगे का हिस्सा देखूं तो NH2 का ये हिस्सा भी सेम है और इस NH2 का नेक्स्ट हिस्सा भी सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि ये काफ़ी हद तक Ml4 टाइप का कंपाउंड है। रिजल्टिंग यहाँ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन ही नहीं सकते, मीन्स आप ट्राई ही ना करें, यहाँ किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखिए, थर्ड वन। ये हमारे पास कंपाउंड है, कोबाल्ट के साथ 2 ग्लाइसिन लगाए हैं मैंने। तो ये लीजिए, वही ग्लाइसिन भी एक बाइडेंट लिगेंड होता है, तो आपका वही 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा, 2 × 2। ये ग्लाइसिन है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। और आप यहाँ एक बार फिर देखिए, सो ये N और O डोनेशन कर रहे हैं, इधर भी N और O डोनेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, 2 तरह के लिगेंड्स, ये और ये एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप इसको बोल सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म रहेगा। अगर सपोज़ ये N इस तरफ होता और O इस तरफ होता तो दोनों डोनर एक जैसे एक तरफ हो गए थे, तो मैं इसको सिस नाम दे सकता था। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर एग्जिस्ट करने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल। लाइक ये मेटल है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर 3D के अंदर, तो ये 2 बॉन्ड्स दिखा रहा हूँ, एक डॉटेड बोर्ड से पीछे की तरफ जाता हुआ और एक डार्क लाइन आपकी तरफ निकली हुई, लाइक दिस। ये ऐसे निकले हुए हैं 2 बॉन्ड्स और 2 बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों बोर्ड पे पड़े हैं। ये आपके पास एक ज्योमेट्री अपीयर होगी ऑक्टाहेड्रल हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर दोबारा ध्यान रखें, ML6 हो, ML5 हो, ML5A सॉरी, ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। दोनों में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। इन दोनों सिचुएशंस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता, चाहे सभी 6 लिगेंड्स एक जैसे हों या 5 एक जैसे हों, एक अलग तरह का हो। किसी तरह का कोई स्पेस के अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं आता। हाँ, अगर आपके पास ML4A2 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, या ML3A3 है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। मैं और भी कुछ बता सकता हूँ, MLAB, ML4AB, ML3ABC, बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन्हीं की ज़रूरत है हमें। तो ML4A2 और ML3A3 पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। पहले मैं ML4A2 लेता हूँ। ये 4 आपके प्लेन में है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन जा रहा है। अगर ये 2 L's यहाँ पे हों, 2A सॉरी, इस पर्टिकुलर केस को बता रहा हूँ, ML4A2, अगर ये 2A आपके सामने ऐसे अपोजिट हैं और यहाँ पे 4 L लगे हुए हैं,
तो ये ट्रांसफॉर्म होगा। आप बस इतना ही देखिएगा कि ये दो जो एक जैसे हैं वो क्या 180 पे हैं। अगर वो 180 पे हैं तो आप इसको ट्रांसफॉर्म बोल दीजिए। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होगी। प्लीज़ सी हेयर, ये सिस फॉर्म होगा। ये और ये अब 90 डिग्री पे हैं। यहाँ रख दूँ, ये भी सिस फॉर्म होगा। यहाँ रख दूँ, अभी भी ये सिस फॉर्म ही होगा। देखिए आप, ये प्लेन में है ऐसे, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो प्लेन में ही है। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को अज्यूम कीजिए। एक कॉपी को उठा के आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप देखें, ये 4 बॉन्ड प्लेन में है। एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, एक पीछे की तरफ और एक पीछे की तरफ, एक ऊपर और एक नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेम हो और इन चारों में से कोई भी पोजीशन वो रखी हुई है तो वो सभी सिस फॉर्म्स ही होंगे। तो चाहे मैं ए को यहाँ रख दूँ तो भी ये सिस फॉर्म है, यहाँ कहीं भी रख दूँ वो सिस फॉर्म है। इस ए को उठा के यहाँ ले आऊँ, अब इस ए को यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, ये सिर्फ सिस फॉर्म है। अब ध्यान दें आप, ये ट्रांसफॉर्म है। दोनों ए 180 डिग्री पे आ गए हैं। या आप इसको देखें, यहाँ पे ये दोनों 180 पे आ गए हैं, ये ट्रांसफॉर्म है। या आप यहाँ पे 2a जो मैंने स्टार्टिंग पे रखा था उसको रख दें तो ये ट्रांसफॉर्म है। तो इस तरह से आप सिस और ट्रांसफॉर्म ML4A2 में आसानी से पता कर सकते हैं। इसको देखते हैं ML3A3, 3L हैं और 3A हैं। सी हेयर, एक तरीका तो ये है कि मैं 3A यहाँ पे रख रहा हूँ और 3L यहाँ पे रख रहा हूँ, और अब देखना चाह रहा हूँ सिस ट्रांस। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा क्या इसको नाम दिया जाए। तो इसके लिए एक्चुअली सिस ट्रांस ज़्यादा फिजिबल भी नहीं हो पाता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे एनालाइज करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल मीन्स 8 फेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। सी हेयर, एक फेस तो ये है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ए, इधर ध्यान दें, ये एक फेस है और एक फेस ये है ऑक्टाहेड्रल में। ये एक फेस सामने वाला और एक इसके पीछे वाला, एक तंबू सा टंगा हुआ ऐसे समझ लो, जिसके ये 8 फेस दिख रहे हैं। और सेम 8 फेस आपको नीचे बनते दिखाई देंगे। ये एक फेस बनेगा, ये दूसरा फेस और 2 आगे पीछे। तो इस तरह से ये ऑक्टा हो जाता है, 8 फेस, इसीलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल है। आप यहाँ पे देखें तो तीनों ए एक ही फेस पे आ रहे हैं। ये 3A एक ही फेस पे आ रहे हैं और 3L भी एक फेस पे आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं फेक आइसोमर। फेक इज फॉर द वर्ड फेशियल, मीन्स फेस पे थे तीनों एक जैसे, तो इसको फेक आइसोमर बोल देते हैं। और एक दूसरी सिचुएशन आप देखें, यहाँ पे छोटा सा ही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये 3L यहाँ पे डाल दिए हैं और 3A यहाँ पे डाल दिए हैं। ये आपका वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3L इस मेरिडियन पे आ रहे हैं, इस किनारे पे आ रहे हैं यूँ। अब वो फेस पे नहीं है, तो इसको बोलते हैं मर आइसोमर। तो फेक और मर, ये 2 तरह से कैटेगराइजेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लिखने का एक तरीका था सिस ट्रांस। जब वहाँ फंसते दिखते तो EZ, सिन एंटाई और ऐसे कुछ नाम देते थे। यहाँ पे भी हम लोगों ने वैसा ही किया। सिस ट्रांस पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, तो इसलिए हमने, हालांकि कुछ बुक्स बोल देती हैं ये 2A अपोजिट हैं ट्रांस बोल दो, ये 2 अपोजिट हैं तो ट्रांस बोल दो, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बन रहा था तो इसको सिस बोल दो, लिखा दिख भी जाता है। बट रिजेक्टेड वो तरीका है आइसोमरिज्म को डिसाइड करने का। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ऐसी सिचुएशन में इन 2 नामों से ही डिसाइड किया जाता है। अगर किसी भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के एक ही फेस पे तीनों स्पीसीज आ रही हैं तो ये फेक आइसोमर होगा, और अगर मेरिडियन पे आ रही हैं, किनारे पे आ रही हैं, तो ये मर आइसोमर कहलाएगा। तो ये हमारे पास सारी की सारी स्टोरी रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं। वैसे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं मैंने फर्स्ट टाइम आपको काइनेटिक्स के अंदर बताया था, बट इन डिटेल आज भी नहीं पढ़ने वाले, बहुत ही थोड़ा आज पढ़ेंगे। डिटेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम जाके पढ़ेंगे इस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। आज बस ऐसा समझ लीजिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक पर्टिकुलर नेचर है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
वो जो दो पर्टिकुलर कंपाउंड आप फोकस करेंगे, उन दोनों कंपाउंड्स की, उन दोनों मॉलिक्यूल्स की रादर टू से फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट होगा, उनको मैं बोलता हूँ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, हाइपोथेटिकल लिख रहा हूँ, बिल्कुल हाइपोथेटिकल। अगर मैं देखूं तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे सेम मिल रही है, केमिकल प्रॉपर्टी भी मुझे सेम मिल रही हैं, सिर्फ उनका बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट है। एक अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। इसलिए मैं इन दोनों को बोलता हूं कि ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं, मतलब सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी का बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट है या उससे रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। हालांकि ये एक इंग्लिश लेटर लिखा हुआ है मैंने पी, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ये कोई कंपाउंड है, बस जस्ट समझाने के लिए मैंने इसको दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये मैं दो और अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक और मॉलिक्यूल है। मैंने देखा दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं और दोनों की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं, दोनों का बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड भी एक जैसा है। तो फिर मैं इन दोनों को ये कहूँगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। मैं एक सिंपल सी पहचान आपको यहाँ बता के चलता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करनी है। तो आप दोनों मॉलिक्यूल्स को, जिनको आपको डाउट लग रहा है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं या नहीं दिखाते, तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या वो इनेंशियोमर्स हैं। ये वर्ड हो सकता है आप लोग सबने सुना होगा पहले, क्या वो इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर्स एक्चुअली क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर हैं दो स्ट्रक्चर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तो मैं बोल दूंगा वो इनेंशियोमर्स हैं, और वो इनेंशियोमर्स का पेयर जो होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे आप इन दोनों को देखिए, मैं यहाँ पे मिरर रख रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। यस, पी का उल्टा दिखेगा मुझे मिरर में। क्या इसको आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं? नो। अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहूँ, आप देखिए तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, मीन्स नहीं कर सकता। इधर आ जाइए, ये मैं एक मिरर रख देता हूँ, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। यस, मैं इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मतलब ये इनेंशियोमर्स नहीं हैं, जबकि ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। कुछ और तरीके भी होते हैं ये जांचने के कि वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे या नहीं होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे एक तरीका होता है, आप उस मॉलिक्यूल से प्लेन पास कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ से एक प्लेन पास किया तो ये इस मॉलिक्यूल को दो एग्जैक्ट हाफ में बांट देता है, और ये हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यस, इसमें प्लेन पास हो सकता है, मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर किसी में प्लेन पास नहीं हो पा रहा, मतलब उसको दो इक्वल हाफ में नहीं काट पा रहा, एक हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज नहीं बन रहा, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो इसको देखने के बाद हम सिंपली अपने उस एग्जाम्पल पे चल पड़ते हैं, जिसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कौन से होंगे, कौन सा क्लॉकवाइज घुमाएगा और एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने वाले और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले। तो क्लॉकवाइज घुमाने वाले डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले लीवो रोटेटरी होते हैं। तो ये बातें सब काइनेटिक्स में भी आपको पढ़ाई थी मैंने। तो लेट मी राइट एन एग्जाम्पल हियर, COCl2 En2, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम यही एग्जांपल दिखता है हमें। थोड़ा बहुत वो Cl को बदल के कुछ Br लिख दे तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, या वाटर लिख दे तो भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फिर चार्ज में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। मैं इसका देखना चाहता हूँ कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है।
बस सिंपल सी बात है। तो पहले तो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 बाइडेंटेट लगे हुए हैं, दोनों मोनोडेंटेट, तो 6 वाले तो बनाया करते, और 2 लिगेंड अलग अलग तरह के, तो हाँ डेफिनेटली बनाता ही होगा। तो लेट मी गिव हेयर ए स्ट्रक्चर जहाँ पे मैं आपको इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा हूँ। एक ये जहाँ पे ये 2 Cl लगा देता हूँ मैं, और 2 इथिलीन डाइअमीन लगा देता हूँ मैं, ऐसे दिखा रहा हूँ। ये समझ जाइएगा, NH2CH2CH2 NH2 करके आया है, जनरली इसको ऐसे दिखाया जाता है, तो कंफ्यूज भी मत हो आप, इसको ध्यान रखें। ये मैंने एक फॉर्म बना दिया, इसका एक और बनाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे CO, ये वही 6 जगह हैं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कम रह गया, हाँ ये कम रह गया। तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 Cl लगा रहा हूँ, और ये अपना वो इथिलीन डाइअमीन बनाऊँगा। ये देख सकते हैं आप, ये वही N से 2 जगह डोनेशन दिखा के मैं इथिलीन डाइअमीन का किलेशन दिखा रहा हूँ। रिंग लाइक फॉर्मेशन, किलेट कंपाउंड है ये। तो ये मैं साफ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 2 Cl अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रांस फॉर्म है, यहाँ 2 Cl एक डायरेक्शन में तो सिस फॉर्म में है। तो इसके मैंने 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लिए, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना चाहता था। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी? मैं यहाँ से एक हाइपोथेटिकली प्लेन पास करूं तो ये 2 हाफ्स में बढ़ जाता है, एक हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज दे रहा है, तो मैं कह दूंगा कि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। मतलब जो ट्रांसफॉर्म होगा इसका ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, अच्छा चलिए, आपको यूं भी लगता होगा कि नहीं आप इरेंशियोमेरिज्म देखो, मैं रब हो गया, मैं चलो दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा बिल्कुल, ताकि हम अपनी कहानी को ही समझें बस, और कुछ ज़्यादा हमारी इश्यूज़ नहीं है। ये देखिए, ये मैंने उसका इनेंशियोमेरिज्म चेक करना चाहा। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ट्रांसफॉर्म है, इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनेंशियोमर्स नहीं है ये, क्योंकि इनेंशियोमर्स तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, जबकि ये तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। मतलब ट्रांसफॉर्म के लिए फिर कन्फर्म्ड हो गया कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, वो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिस पे आ जाता हूँ, क्या प्लेन पास कर सकता हूँ? समटाइम देखने पे लगता है कि सर ये Cl आपकी तरफ है, मेरी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और ये Cl पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ से एक प्लेन पास कर दो। तो बट ये देखें आप, ये एक N आपकी तरफ है, ये एक पीछे की तरफ है, तो एग्जैक्ट हाफ में डिवीजन नहीं होने वाला। हमें देखने पे लगता था कि यहाँ से प्लेन पास कर दो जी, ये हाफ उस हाफ की मिरर इमेज होगा। 3D के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं इसका एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे रादर मिरर इमेज बना रहा हूँ मैं इसका, और मैं देख लूँगा वो सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है। तो ये मैंने उसका मिरर इमेज बना दिया है। अब आप देख सकते हैं, यस ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। इसको उठा के मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। देखिए इसको उठा के लाया तो Cl अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मैं इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इनेंशियोमर्स हैं, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। मतलब ये दोनों आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, यानी कि जो इसका सिस फॉर्म होगा वो सिस फॉर्म इसका डेफिनेट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। इसकी सिस फॉर्म कौन सी है? क्या ये है, क्या ये है? तो आई विल से कि हाँ दोनों हैं, ये भी सिस फॉर्म है और ये भी सिस फॉर्म है। दोनों एक्चुअली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, बट दोनों का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, दोनों का बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट होगा। एक अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, तो दूसरा डेफिनेटली लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और वो लीवो रोटेटरी होगा। हाँ, कौन सा डेक्स्ट्रो होगा कौन सा लीवो होगा वो शक्ल देख के नहीं बता सकते, वो तो पोलैरीमीटर में डाल के प्रैक्टिकल लाइट किधर घुमाई उस सैंपल ने, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है। आप इसको लीवो बोल दो और इसको डेक्स्ट्रो बोल दो, उससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला। बस यही एक तरीका रहेगा हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमर्स को पहचानने का, जो हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अप्लाई करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे बॉन्डिंग की कुछ टेक्निक्स के साथ, और फिर हम इन स्ट्रक्चर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। 3 थ्योरीज आएंगी हमारे पास, वर्नर्स थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। टोटल तो 5-6 हैं, बट हमें सिर्फ 3 पे ही अपना काम करना होगा। तो तब तक आप इस आइसोमेरिज्म के पार्ट को पढ़िए। गुड बाय।